आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहली फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं, कैसी थी वो फीलिंग? सबसे ऐतिहासिक चुनाव था, हाईएस्ट मार्जिन से मैं जीती। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करूँ, यहाँ पे चुनावों का माहौल थोड़ा सा अलग होता होगा। देखिए, मेरा मानना ये है कि राजनीति एक जैसी ही होती है हर जगह। कि ब्रिटिश आए और हमारा भला किया, उन्होंने हमारा उद्धार किया, उनके आने से हम धन्य हो गए। उन्होंने हमें खाना खाना सिखाया, ठीक से कपड़े पहनना सिखाया। पीछे इंसिडेंट हुआ, लेटेंट टैलेंट शो जो चला, रणवीर इलाहाबादिया को भी इन्होंने कैटेगरी में लिया, समीर राणा को लिया। आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? रेखा गुप्ता जी का ट्वीट बड़ा वायरल कर रहे हैं कि जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किया था। उनको तभी उस मुद्दे को उठाना चाहिए था। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से द पल्स टॉक पे। कहते हैं जब स्टूडेंट यूनियन की इलेक्शंस की बात करते हैं ना, तो लोगों का सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रधान बनना, पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रधान बनना। बट कभी आपने सोचा है विदेश में जाके एक ऐसी यूनिवर्सिटी का प्रधान बनना और पूरे विश्व भर में अपना गौरव, अपना एक जो कहते हैं ना जज्बा दिखाने वाली बात थी। और आज उसी एक शख्स का हम स्वागत करेंगे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहला वुमेन प्रेसिडेंट वो रहे हैं। स्वागत करते हैं रश्मि सामंत जी का। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। रश्मि, वहीं से स्टार्ट करूंगा क्योंकि एक आमतौर पे एक सपना होता है, कोई भी हम स्टूडेंट लीडर्स की बात करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रधान बनना है। आज आप पंजाब यूनिवर्सिटी भी आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रधान बनना। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहली फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं, कैसी थी वो फीलिंग? बहुत एक अच्छी फीलिंग थी टू बी द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। मतलब मैं कैसे इसे एक्सप्रेस करूं। एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था, बहुत ही एक खुशी का माहौल था और एक अच्छी फीलिंग थी कि कुछ किया, कुछ हासिल किया। पर मुझे लगता है कि जीवन में एक पड़ाव के बाद आपको लगता है कि अब दूसरा पड़ाव क्या है, तो वैसा भी है। वो खुशी ऐसा नहीं है कि निरंतर है, पर खुशी की बात तो ज़रूर थी। रश्मि, एक ना थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कैसे आप वहां तक पहुंचे और कैसे वहां पे आपने चुनाव लड़ा। तो मैं उडुपी से आती हूँ। उडुपी केरल और कर्नाटका के बॉर्डर में है। एक बहुत सुंदर शहर है, मंदिरों का शहर माना जाता है इसे। तो हर 500 मीटर में आपको मंदिर दिखेंगे, जहाँ पे लगातार 10वीं-8वीं शताब्दी से निरंतर अन्नदान चल रहा हो। तो बहुत ही एक सुंदर जगह है। मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है, सब कुछ वहीं पे ये हुआ है। पूरी जीवनी वहीं पे बीती है। जब मैं छोटी थी तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, क्योंकि मैं ओनली चाइल्ड हूँ। तो मेरे पास खेलने के लिए ना छोटा भाई था, ना छोटी बहन थी, या बड़े भाई या बड़ी बहन, कोई नहीं था। तो मैं पढ़ती बहुत थी। तो लोग मुझे अक्सर किताबें, डिक्शनरीज गिफ्ट करते थे। तो उसमें से एक डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मुझे गिफ्ट की गई। तो मैंने तब पापा से पूछा था कि ऑक्सफोर्ड क्या है। तो उन्होंने बोला था कि दुनिया में नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी मानी जाती है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और वो इंग्लैंड में है। और वही लोग अंग्रेजी जो भाषा है उसकी एक जो अथॉरिटेरियन डिक्शनरी होती है उसे पब्लिश करते हैं। तो जब बचपन में ऐसी जिद हो जाती है ना कि नहीं, हम जाएंगे तो वहीं जाके पढ़ाई करेंगे, तो वो वैसी वाली जिद थी। मैं शायद 7-8 साल की रही होंगी बच्ची, तो तब वो एक जिद थी कि वहीं जाएंगे, वहीं पढ़ाई करेंगे। तो वैसी ही एक जिद समझ लीजिए, जिसे मैंने निरंतर काम और निष्ठा से एक तरह से रियलिटी में बदला। जब मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था तो कोई नियर एंड डियर नहीं था जिसने वहां से पढ़ा हो, जिससे मैं पूछ सकूं कि कैसे इसकी फॉर्म भरते हैं। कोई नहीं था। कोई दूर का फूफे का भाई भी नहीं था, या कोई दूर की फूफी की ये भी नहीं थी, क्या कहते हैं, चाची भी नहीं थी जिससे मैं पूछ सकूं कि कैसे इसे करते हैं। तो मैंने बस यूट्यूब वगैरह में देख के थोड़ा सा अपना कुछ लिखा और उसे सबमिट कर दिया। और मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरी एडमिशन हो गई। मुझे लगता है कि एडमिशन पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पड़ाव था मेरे लिए।
छात्र संघ अध्यक्ष बनना तो उससे भी बड़ा क्या कहते हैं पड़ाव था। तो एडमिशन हुआ। मुझे लगता है कि अक्सर हम अपने आप को ही क्या कहते हैं डिस्काउंट करते हैं। हम घर पे बैठ के सोचते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये समाज की क्या कहते हैं एक तरह से जजमेंट से हम डरते हैं कि समाज क्या कहेगा, कितने बड़े ख्वाब, आ, बुद्धि नहीं है क्या, एक्सेट्रा। पर जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें हमें तिरस्कार सहने की भी एक क्षमता होती है। तो मुझे लगता है कि उसी नादानी में ही जो है पूरा सफर गुजरा है कि मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि लोग क्या कहें कि इसके ख्वाब बहुत बड़े हैं या इसके महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी है। तो वैसे शुरू हुआ ऑक्सफोर्ड का एक पूरा जो जर्नी है। बट माना जाता है ना ऑक्सफोर्ड में तो थोड़ा लेफ्टी सोच वाले लोग ज्यादा हैं, तो वहां पे राष्ट्रवाद सोच लेके जाना एकदम से, तो वो कहाँ कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आए होंगे उस जर्नी में फिर आपको? देखिए, मैं जब कैंपस गई तो मैंने देखा कि जो कैंपस है वहां पे कॉलोनाइजेशन को लेके एक बहुत ही नेगेटिव विमर्श चलता है। ये विमर्श चलता है कि कॉलोनाइजेशन जो है वो इंडिजिनस लोगों के लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस था कि ब्रिटिश आए और हमारा भला किया, उन्होंने हमारा उद्धार किया, उनके आने से हम धन्य हो गए। उन्होंने हमें खाना खाना सिखाया ठीक से, कपड़े पहनना सिखाया, या मतलब यही चीजें, भाषा सिखाई। ऐसे जताते हैं जैसे हम पहले जंगलों में रहते थे और उनके आने से सभ्य बन गए। तो मुझे लगा कि ये बहुत बुरी चीज है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जबकि इस यूनिवर्सिटी को नंबर 1 माना जाता है और यहाँ के बच्चों को दुनिया की 0.1% टॉप क्या कहते हैं ब्रेन्स में से माना जाता है। तो मैंने उसको काउंटर करने के लिए एक पूरा जो है अपना कैंपेन किया था। इसे डीकोलोनाइजेशन की मान्यता लेफ्ट में भी है, राइट में भी है। तो मैंने बस अपनी बात कही। अभी मुझे लगता है कि सच्चाई जब रहती है तो आइडियोलॉजी की बात एक बैक सीट लेती है, और ये सच्चाई जो है वो इतनी प्रबल थी और बहुत टाइम से कोई कैंपस पे ये बातें कह नहीं रहा था कि वो एक चिंगारी की तरह शुरू हुई और आग की तरह बहुत तेजी से फैलने लग गया। और वहाँ बहुत ऐसे देश के भी बच्चे आते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, कैरिबियन, जिनकी भी सिमिलर हिस्ट्री है और जिन्हें भी ऐसे लगता है कि हमारे पूर्वजों की कहानी को भी यहाँ पे गलत बताया जाता है। तो उन सबका जो है साथ मिला और देखते देखते पूरा कैंपेन जो है वो बहुत बड़ा बन गया और मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनी। जो सबसे क्या कहते हैं ऐतिहासिक चुनाव था, सबसे बड़ी वोटर टर्नआउट थी और हाईएस्ट मार्जिन से मैं जीती। देखिए, दिक्कत तो हुई, उसके बाद हुई, क्योंकि जो आप जो कह रहे हैं, जो लेफ्टिस्ट सोच वाले हैं, जो सिर्फ अपनी विचारधारा से लेके अपनी राजनीति चलाते हैं और सच या झूठ का कोई अंतर या फर्क नहीं रखते हैं, ऐसे लोग थे वहां पे और उनकी जो है क्या कहते हैं, उनके नंबर ज्यादा नहीं होंगे पर उनके पास वो बहुत पावरफुल है, उनके पास मीडिया का जो है कैंपस मीडिया का कंट्रोल रहता है और उनके पास अलग अलग चैनल से अपनी बात को आगे करने का। पर उनको लगता था कि ये जीतेगी नहीं, तो इसीलिए उन्होंने मुझे कैंपेन के दौरान तो सीरियसली नहीं लिया था। पर जब मैं जीती और इतनी बड़ी मार्जिन से जीती, तब उनके सबकी मतलब एक तरह से सब कंगाल हो गए कि अरे अब क्या करें। तो फिर उस चक्कर में फिर जो पूरा दौर चला, पूरा जो संघर्ष चला, वो एक तरह से फिर वैचारिक एक लड़ाई बनी। बट वही है ना, जैसे आपने बात करी वहाँ के चुनावों की, अगर हम भारत में आते हैं तो जहाँ पे, अगर जैसे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे चुनावों का माहौल थोड़ा सा अलग होता होगा, तो अगर आप हमें बता सके क्या बेसिक जो हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है वहाँ के चुनाव और यहाँ के चुनावों में? देखिए, मेरा मानना ये है कि राजनीति एक जैसी ही होती है हर जगह। राजनीति की नेता और राजनीति की जो एक मूलभूत स्वरूप है वो एक ही है। किरदार बदलते हैं, रंग रूप बदलती है,
पर इसके अलावा तो राजनीति एक ही आधार पे चलता है। तो देखिए, यहाँ के कल्चरल क्यूज अलग होंगे, यहाँ के मुद्दे अलग हो सकते हैं, पर मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाता है। फिर जब मुद्दों पे कुछ लोग आगे आते हैं तो उन मुद्दों को एक वैचारिक रंग भी दिया जाता है, तो वो भी होता है, और फिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। तो आई थिंक एंड ऑफ द डे वही चलता है जो यहाँ चलता है, वो भी वही चलता है, बस रंग रूप और किरदार बदलते हैं, ये मेरा मानना है। वहां पे भी ऐसा ही था, जब चाइनीज बच्चों ने सपोर्ट करने से मना किया तो फिर हांगकांग के बच्चों ने सपोर्ट करने में वो आगे आए। फिर ऐसे ही मतलब होता है ना कि पैलेस्टाइन सपोर्ट नहीं करेगा तो इजरायली करेंगे, फिर कुछ कंट्रीज नहीं करेंगे तो उनके जो ये है वो करेंगे, तो वही चलता है जो यहाँ पर भी चलता है। और यहाँ की तरह वहाँ पर भी काफी पॉलिटिकल पार्टीज के स्टूडेंट अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, भले ही वो अपने पैनल पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, पर अक्सर बहुत कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी अफिलिएशन इन स्टूडेंट क्लब से होती है, जो पॉलिटिकली अफिलिएटेड होते हैं। जैसे कंजर्वेटिव पार्टी की कंजर्वेटिव एसोसिएशन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, OUCA आउका, लेबर की भी है OULCA। तो ऐसे चीजें चलती हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें अलग है। उसके बीच में भी संघर्ष करके निकलना वहां पर भी मुमकिन है और यहाँ पर भी मुमकिन है। काफी बड़ी इंस्पिरेशन हो आप ना यूथ के लिए, स्पेशली यंग लीडर्स जो आजकल हम देखते हैं, जो चाहते हैं, सिर्फ आते ही कहते हैं कि हाँ मेरे को प्रधान की टिकट दे दो, उनके लिए आप काफी बड़ा इंस्पिरेशन हो। देखिए, टिकट देना लेना ये अलग बात है, इंडिपेंडेंटली कोई भी लड़ सकता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में कोई भी अपना जो है नाम पत्र सबमिट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। मैंने भी इंडिपेंडेंटली लड़ा, और जब मैंने इंडिपेंडेंटली लड़ा तो उपहास उड़ाया जाता था कि तुम्हें कौन वोट देगा, तुम्हें तो एक ही वोट मिलेगा जो तुम अपने आप को दोगी। पर वहां से भी हमने सफर जो है वो तय किया। तो मुझे लगता है कि जो ये हम जिन चीजों को पाबंद और क्या कहते हैं, एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस मानते हैं, वो बस हमारे मानसिक ये होते हैं, क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, पर ऐसे हकीकत में नहीं होता है, हकीकत कुछ और होता है। तो हमें हकीकत में उतरने की जरूरत है, क्योंकि गुलाब का फूल भी अगर जमीन ना मिले तो जो कंक्रीट की दरार है उससे भी निकल के जो है खिल जाती है। तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं। बिल्कुल सही बात। तो इतना संघर्ष तो हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल। रश्मि, भारत में वापस आऊंगा कि आपने ना फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बड़ा जोर दिया है, और आजकल हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को सुर्खियों में बड़ा देख रहे हैं। जो पीछे इंसिडेंट हुआ लेटेंट टैलेंट शो जो चला, रणवीर इलाहाबादिया को भी इन्होंने कैटेगरी में लिया, समीर राणा को लिया। आप उस चीज को कैसे देखते हो? वहां पे भी कुछ लोगों का मानना है कि वो एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, तो आप देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा भी था, और मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक तरह से काउंटर किया गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ होनी चाहिए। ये जो रणवीर इलाहाबादिया का जो पूरा केस चला, वो एक सेपरेट मुद्दा है, वो पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच से संबंधित नहीं है, वो एक्सप्लिसिट कंटेंट से संबंधित है। और मेरा मानना ये है कि ये जो एक्सप्लिसिट कंटेंट है, जिसमें वायलेंस है, प्रोफेनिटी है, वल्गैरिटी है, ये जो है इसे एक स्पेसिफिक एज ग्रुप तक सीमित करने की बहुत जरूरत है। भारत में जो है आज की डेट में जो OTT प्लेटफॉर्म्स फैमिली गैजेट्स में साइंड इन होते हैं, नेटफ्लिक्स हो, कोई भी हो, प्राइम वीडियो हो, फैमिली की टैबलेट में होती है, फैमिली की टीवी में होती है, कोई भी बच्चा उसे चला के देख सकता है, यूट्यूब हो या कुछ भी हो। तो वहां सेंसरशिप की काफी जरूरत है, क्योंकि हम ऐसी एक क्या कहते हैं, ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं जो इस देश का भविष्य है। तो उस सिलसिले में मुझे लगता है कि पाबंदी लाने की जरूरत है, पर पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होना चाहिए। जब पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद होती है तब वो अति हो जाता है।
तो मुझे लगता है कि हमें सिलेक्टिवली अपनी सोसाइटी के लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसे परखने की ज़रूरत है। और चीज़ों को एब्सोल्युटली इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच देखने की मतलब हर चीज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता है। और बच्चों को स्पेशली एक्सप्लिसिट कंटेंट की एक्सेस देना वो किसी मायने में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो खुद मानते हैं कि अगर वो कंटेंट थिएटर में रिलीज होना होता तो सेंसर बोर्ड कभी इसे अलाउ ही नहीं करता। जबकि थिएटर जाना एक पेरेंट रोक सकता है, 18 से कम उम्र के बच्चे के थिएटर एक्सेस को एक पेरेंट रोक सकता है, पर ओटीटी और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे रोकना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे सेंसरशिप की ज़रूरत है। तो पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट होना चाहिए, पर जब युवा क्या कहते हैं यंग माइंड्स की क्वेश्चन आती है तो आई एम फॉर सेंसरशिप। भाई आपने जैसे बात की ना पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए, बट उसी चीज को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जैसे दिल्ली के सीएम बनते हैं रेखा गुप्ता जी का ट्वीट बड़ा वायरल कर रहे हैं कि जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किया था, वो कहते हैं वो भी तो एक्सपेक्ट था कि ऐसे ट्वीट्स नहीं होने चाहिए। तो फिर वहां पे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे अलग करेंगे, क्योंकि चीज तो सेम हो रही है कि वो भी एक कहीं ना कहीं उन्होंने 18+ कैटेगरी में डाल दिया वो ट्वीट भी। देखिए, उनको तभी उस मुद्दे को उठाना चाहिए था। अब वो मुख्यमंत्री हैं तो पीछे कुरेद रहे हैं, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना कि मुख्यमंत्री बन गई तो अब सारा कुरेदना शुरू करते हैं। तब भी गलत था, तब किसने रोका उनको इसके खिलाफ आवाज उठाने से। इनफैक्ट ये जो गालियां हैं जो बहुत क्या कहते हैं कॉमन है कई लैंग्वेजेस में, मुझे तो इन पर भी अभी एक तरह से मैंने सोचना शुरू किया इस कंट्रोवर्सी के बाद कि हमें इस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि इस कंट्रोवर्सी के बाद लोग जागृत हो रहे हैं कि ऐसी चीजों को कहना यू नो आम नहीं है। इसे हमें सभ्य समाज में इसकी क्या कहते हैं प्रचलितता को एक तरह से बंद करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि बंद करने की जरूरत है, और अच्छा है कि ऐसे ट्वीट्स को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक्सप्लिसिट कंटेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आगे से जो नेता हैं सब जाके अपने पास्ट ट्वीट्स को डिलीट करेंगे और आगे ऐसे लैंग्वेज यूज करने से कतराएंगे। बिल्कुल। तो इसकी बहुत जरूरत है। आप साथ में एंटरप्रेन्योर भी हो, और जी। एंटरप्रेन्योर का जो देखते हैं ना, जो भारतीय युवा आजकल आगे बढ़ रहा है कि अपना काम करना है, तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपने कैसे जर्नी स्टार्ट करी उस चीज के? देखिए, मेरा मानना ये है कि हमें एज युवा जॉब क्रिएटर होने की जरूरत है आज की डेट में, जॉब सीकर नहीं। और इसके लिए चीजें आसान नहीं होती हैं, आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको क्विक डिसीजंस लेने होते हैं। तो इतना आसान नहीं है, आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलने की जरूरत है। पर मुझे लगता है कि जो छात्र राजनीति रहा है उसने मुझे इतना क्या कहते हैं सशक्त बना लिया कि मैं रिस्क लूं और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं। युवाओं के लिए यही मैसेज रहेगा कि कहीं ना कहीं से शुरू करो। कई लोगों के तो घर पे बहुत कमिटमेंट्स होते हैं। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी एक बिजनेस शुरू करी, जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस हो या कोई भी एक साइड बाय साइड शुरू किया, और जब वो स्टेबल हुआ तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और उसे कंटिन्यू किया। तो ये एक एंटरप्रेन्योरियल मानसिकता रखिए। आज की डेट में इस देश को जॉब क्रिएटर्स की जरूरत है। पर इतना सब कुछ मैनेज कैसे करते हो आप? एंटरप्रेन्योर भी हो, ऑथर भी हो, और आजकल तो हमने अभी के शेड्यूल की बात करें, अभी आपकी 4 घंटे का फ्लाइट है, फिर आपने जाना है, तो सब मैनेज कैसे करते हो? देखिए, मैनेज जब आपकी पैशन है कुछ चीज और आप जीते हो इस चीज के लिए, तो आप अगर आंख बंद भी करते हो तो आप उसी चीज को देखते हो। तो मुझे लगता है कि आप जो मानव है, मानव जाति है, उसमें इतनी क्षमता है कि अगर वो किसी चीज को शिद्दत से चाहे तो वो उसे पूरा या हासिल कर सकता है, उसमें उतनी ऊर्जा है। बस हमें उस कैपेसिटी का इस्तेमाल करने की जरूरत है। और हर व्यक्ति, हर मनुष्य जो अपनी कैपेसिटी 100% भी यूटिलाइज कर रहा हो, वो मात्र अपनी कैपेबिलिटीज का 1% या 2% इस्तेमाल कर रहा है। आप स्टडीज पढ़ सकते हो कि हमारी ब्रेन की भी हम कितनी कम कैपेसिटी यूज करते हैं।
तो आलस को थोड़ा बगल में रख के नींद को थोड़ा कम करके यही तो सबसे मुश्किल काम है ना आज के युवा के लिए। जी जी बिल्कुल। जी। तो रश्मि, पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका अनुभव कैसा रहा? आज आपने जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में विजिट भी किया होगा, तो कैसा अनुभव रहा आपका पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले मुझे लगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में? पंजाब में है, पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब में है, तो ये बहुत एक तरह से इट वाज क्वाइट फनी एंड नाइस। पर आई थिंक द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, इसकी काफी लंबी रेपुटेशन भी रहा है, बी इट सुषमा स्वराज जी या मनमोहन सिंह जी। आपकी अलुमनाई की भी लिस्ट काफी अच्छी है। तो मैंने पूरा कैंपस भी घूमा, स्टूसी गई। आपकी जो लाइब्रेरी है, जिसे आई थिंक नॉर्थ इंडिया में सबसे बिल्कुल। बड़ा लाइब्रेरी माना जाता है, तो बहुत अच्छा लगा पूरा लाइब्रेरी देख के, आपके कैंपस को देख के। बहुत लाइवली कल्चर है, आपको 24 घंटे बच्चे दिखेंगे। और बच्चे तो मैंने बेगूसराय से भी मिली हूँ, काशी से भी, चंबा से भी और गाजियाबाद से भी, तो काफी एक वाइब्रेंट स्टूडेंट कम्युनिटी है। बहुत अच्छा लगा पंजाब यूनिवर्सिटी आके। तो कोई एक ऐसी खास याद है जो आप कह रहे हो भी हाँ, ये याद अब मेरी फॉर एवर लाइफ टाइम जुड़ गई है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ? हाँ, तो जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आई, ट्रस्ट इन गॉड वी ट्रस्ट, क्या था वो? ट्रूथ इज गॉड। तो जो मुझे लेके आए, उनको लगा कि जो राजीव गांधी स्मारक है वो गेस्ट हाउस है, तो वो मुझे वहां लेके गई। और हम वहां खड़े हो गए, वो तो है नहीं, वो तो बंद है। फिर बारिश होने लग गई और हम किसी को फोन करके बोल रहे थे कि हम यहाँ खड़े हैं। तो कहाँ खड़े हैं, क्योंकि बिल्डिंग तो पूरा बड़ा है। तो हमने ऊपर देखा और लिखा गया था ट्रूथ इज गॉड, ट्रस्ट इज गॉड, ट्रूथ इज गॉड। ट्रूथ इज गॉड। तो ये मैं कभी नहीं भूल सकती कि हम राजीव गांधी मेमोरियल को अपना आवाज समझ के वहां पे ट्रूथ इज गॉड की क्या कहते हैं, डायरेक्शंस दे रहे थे सबको। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग चीज था। और मैं स्टूडेंट काउंसिल के लीडर से भी मिली, तो एनएसयूआई के भी लीडर से मिली, आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है उनके भी लीडर से मिली, और एबीवीपी के भी लीडर से मिली। तो एक अच्छी बात ये लगी कि अपनी वैचारिक जो अनबन है, उसके बावजूद भी सब एक तरह से घुल मिल के रहते हैं, और सब एक तरह से एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आज रात को भी जब हम भोजन कर रहे थे, तो अलग अलग जो विचारधारा के बच्चे हैं, जो सक्रिय हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग्स में, सब आए। तो वो देख के अच्छा लगा कि वो एक क्या कहते हैं, यूनिटी है। तो ये मेरे लिए बहुत खास होगा कि वो एक कमराडरी, वो एक जो क्या कहते हैं, जो फिनेस है, वो जो चार्म है कि सब लोग साथ हैं, वो है यहाँ पे। तो वो एक हमेशा याद रहेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में वो कहते हैं ना, एक कहावत है हमारे अंदर कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद अंदर आ सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। रश्मि, जाते जाते हम लास्ट में आपका कोई मैसेज हमारे यूथ के लिए, जितने भी यूथ आपको देख रहा है? वेल, यूथ के लिए यही मैसेज है कि हिस्ट्री के पन्नों में फुटनोट नहीं, पर मेन हेडिंग बनने की जो कोशिश है वो करिए। इस देश में कोई भी कहीं से उठ के कुछ भी बन सकता है। अगर उडुपी से निकल के मैं ऑक्सफोर्ड जा सकती हूँ, अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप तो कुछ भी बन सकते हो। तो उठो, जागो, और तब तक नहीं रुको जब तक आप अपना लक्ष्य ना प्राप्त करो, और कुछ बड़ा करके ही क्या कहते हैं, दम लो। धन्यवाद रश्मि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 12 बज गए लिटरली इस इंटरव्यू को करते बात करते। करके लिटरली इतना अच्छा लगा ना, पर समय की कमी थी, बट उम्मीद करते हैं कि हम भविष्य में जरूर आपके साथ लंबी बातचीत जरूर करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए पीपल्स। थैंक यू।